हाय एवरीवन। ईवीएस मैराथन का एक पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूँ। अभी आज हम पढ़ने वाले हैं दूसरा पार्ट। टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। आप लोग वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को बीच में छोड़ के जाएंगे तो इसमें आपका लॉस होगा, और अगर आप पूरा देख के जाएंगे तो कुछ ना कुछ ज़रूर यहाँ से सीखेंगे। अगर आप वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए तो प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लें एक बार। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। तो कल हम विधियाँ पढ़ रहे थे, आज है हमारी प्रश्नोत्तर विधि। इस विधि में प्रश्न पूछकर पाठ का ज्ञान कराया जाता है। इसमें शिक्षक व विद्यार्थी दोनों प्रश्न पूछते हैं। जैसे शिक्षक भी विद्यार्थी से पूछ सकता है, विद्यार्थी भी शिक्षक से पूछ सकता है। पर्यावरण अध्ययन तभी सार्थक होगा जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि प्रश्न विद्यार्थी में रुचि व उत्सुकता जगाते हैं। कल्पनापरक और चिंतापरक प्रश्न जैसे अगर पेट्रोल खत्म हो जाए, वनों का विनाश हो जाए, ये सब विद्यार्थी को संवेदनशील बनाते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न बनाने के चरण। तो देखिए, जब किसी भी प्रश्न को बनाया जाता है तो शिक्षक को कुछ चरणों का ध्यान रखना पड़ता है। ये भी बहुत बार आ चुका है। ऐसे आता है कि प्रश्न बनाने के जो चरण हैं उनको आप क्रम से लगाइए। एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने हेतु निम्न चरणों का उपयोग होता है। सबसे पहले शिक्षक को क्या करना होता है? रूपरेखा या उसका डिज़ाइन तैयार करना होता है। फिर उसका ब्लूप्रिंट तैयार करता है। फिर उसके प्रश्न लिखता है। फिर प्रश्नों का संपादन करता है। फिर अंक योजना लिखता है। आप ये जो 5 पॉइंट दिए हुए हैं, आप इनको दोबारा से रिवीजन कर लीजिएगा या फिर कहीं पे लिख लीजिएगा। अब बात करते हैं प्रश्नों के प्रकार। प्रश्न देखिए 2 प्रकार के होते हैं। एक तो मुक्त अंत वाले प्रश्न होते हैं और एक होते हैं बद्ध अंत वाले प्रश्न। मुक्त अंत वाले कैसे होते हैं? इसमें विद्यार्थी अपने समझ के अनुसार उत्तर देता है। ठीक है, मतलब कुछ भी उत्तर दे सकता है। टीचर ने कोई भी क्वेश्चन पूछा, अपनी सोच के आधार पे जो उसको समझ में आएगा वैसे वो उत्तर देगा। मुक्त अंत, मुक्त का मतलब है फ्री। बद्ध अंत का मतलब है जिसमें दायरा सीमित हो। जैसे एक चीज़ पूछी, उसका उत्तर हाँ या नहीं में, या फिर 4 ऑप्शन में से उसे एक चूज़ करना है, तो वहाँ पे वो प्रश्न बद्ध अंत वाले प्रश्न कहलाते हैं। आपका एक भी टॉपिक मिस नहीं होगा, बस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट है हमारी आगमन और निगमन विधि। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगमन विधि क्या होती है? इसमें पहले उदाहरण बताए जाते हैं, उदाहरण के पश्चात निष्कर्ष बताया जाता है। यह विधि विशिष्ट से सामान्य होती है। यह विधि मूर्त से अमूर्त होती है, उदाहरण से नियम की ओर चलती है। 4 चीज़ें आप याद रखिएगा: विशिष्ट से सामान्य, मूर्त से अमूर्त और उदाहरण से नियम। फिर आ जाते हैं निगमन विधि पे। इसमें पहले नियम बताए जाते हैं, नियम से उदाहरण की ओर चलती है, अमूर्त से मूर्त, सामान्य से विशिष्ट, रटने पर अधिक जोर देती है। निगमन विधि जो आजकल के विद्यालय में चल रही है, जो रटने पे अधिक जोर देती है। तो आपको समझ में आ गया होगा आगमन विधि क्या है, निगमन विधि क्या है। बहुत बार 4 ऑप्शन देके पूछ लेता है, आपको एक ऑप्शन उल्टा कर देगा। जैसे पूछ लेगा कि निगमन विधि है, एक ऑप्शन दे देगा नियम से उदाहरण, फिर बोल देगा अमूर्त से मूर्त, इसको पलट देगा, विशिष्ट से सामान्य कर देगा। तो आपको इसी को चूज़ करना होगा कौन सा रॉन्ग है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं शिक्षण सहायक सामग्री की। शिक्षण सहायक सामग्री शिक्षण को सरल बनाती है। शिक्षण सहायक सामग्री से विषय का अधिगम करना बहुत आसान हो जाता है। शिक्षण सहायक सामग्री देखिए क्या होती है, जब बहुत सारी चीज़ें जिनका उपयोग क्लास में होता है। एक तो देखिए ब्लैक बोर्ड हो गया, वाइट बोर्ड हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, ये सारी शिक्षण सहायक सामग्री हैं। इनसे क्या किया जाता है? शिक्षण को और अधिक रोचक बनाया जाता है। आपने देखा होगा कि ब्लैक बोर्ड पे चौक होती है, एक वाइट चौक होती है और कलर्ड चौक होती हैं। जब आप कलर्ड चौक से कोई फिगर बनाते हो तो ज़्यादा आकर्षक लगता है, बच्चों को समझ में भी आता है। ठीक है, शिक्षण सहायक सामग्री का महत्व क्या है? एक एक पॉइंट बहुत ध्यान से देखिएगा। ये ज्ञान को प्रभावशाली बनाती हैं। इनके उपयोग से कक्षा की नीरसता खत्म हो जाती है। इनके उपयोग से जटिल और सूक्ष्म ज्ञान को सरलता से समझाया जा सकता है। ये शिक्षार्थी में उत्सुकता उत्पन्न करती हैं। इससे विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न होता है। शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार। शिक्षण सहायक सामग्री जो होती है 4 प्रकार की होती है, जो कि नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे जैसा कि आपको बताया था, शिक्षण सहायक सामग्री 4 प्रकार की होती है: दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री, क्रिया सहायक सामग्री। दृश्य क्या होती है? जो हमें केवल दिखती है। श्याम पट्ट, चित्र, चार्ट, ग्राफ, पत्र पत्रिकाएं, मैप, मॉडल। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, 4 ऑप्शन दिए होते हैं,
पत्र पत्रिकाओं में बहुत कंफ्यूज होते हैं। पत्र पत्रिकाएं जो हैं वो भी दृश्य सामग्री में ही आते हैं। श्रव्य की बात कर लें, रेडियो, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर आदि। श्रव्य दृश्य जो दोनों होती हैं, टेलीविज़न आपने देखा होगा, टेलीविज़न में देखिए हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, और फिल्म प्रोजेक्टर। क्रिया सहायक सामग्री क्या होती है? किसी ऐतिहासिक स्थान का भ्रमण, किसी संग्रहालय का भ्रमण, किसी उद्यान का भ्रमण। ये सारी क्रिया सहायक जिसमें हम क्रिया करते हैं। घूमना एक क्रिया है। पर्यावरण शिक्षण का मूल्यांकन, तो देखिए मूल्यांकन क्या होता है, मापन क्या होता है, दो चीज़ें हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अधिगम की उपलब्धि का पता लगाया जाता है। शिक्षार्थियों ने प्राप्त ज्ञान को किस सीमा तक समझा है, मूल्यांकन कहलाता है। मूल्यांकन व मापन दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। मूल्यांकन मापन पर निर्भर करता है। अब मापन को देख लेते हैं। यह मूल्यांकन से पहले होता है, यह अंकों पर आधारित होता है। मापन किसी गुण या चर का होता है। मापन एक संकीर्ण प्रक्रिया है। देखिए मूल्यांकन का क्षेत्र बहुत ज़्यादा व्यापक होता है। मापन अंकों पर आधारित होता है, जैसे 2 किलो चीनी, ठीक है, किसी के मार्क्स आ गए, इसके 50 मार्क्स आए, इसके 40 मार्क्स आए, तो ये सीमित होता है और इसका क्षेत्र असीमित होता है। मापन और मूल्यांकन में अंतर क्या होता है, इससे आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इसका क्षेत्र व्यापक होता है मूल्यांकन का, मापन का क्षेत्र संकीर्ण होता है। मूल्यांकन मापन के बाद की क्रिया है। मूल्यांकन जो होता है मापन के बाद होता है और मूल्यांकन से पहले होता है मापन। या स्थिति आधारित होता है या अंक पर आधारित होता है। मूल्यांकन के बाद संशोधन संभव नहीं है, लेकिन मापन के बाद इसमें सुधार संभव है। जैसे एक बच्चे के मार्क्स आते हैं 100 में 78, अब वो क्या करता है कि मैं अगली बार से मेहनत करूँगा तो मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे नेक्स्ट एग्ज़ाम में, तो मेहनत करता है, उसके 89 मार्क्स या फिर 90 मार्क्स आ जाते हैं। तो देखिए मापन में संभव है, और एक बार इसमें रिजल्ट आ गया, लास्ट में अगर उसको दोबारा से नहीं सुधारा जा सकता। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अब पढ़ते हैं मूल्यांकन के उद्देश्य, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। छात्रों की उपलब्धि का पता लगाना कि बच्चे ने कितना सीखा है, क्या कमी है। छात्रों के विकास को निरंतर गति देना। छात्रों का वर्गीकरण करना, कौन से बालक अच्छे हैं, कौन से बालक पढ़ने में थोड़ा निम्न स्तर के हैं। छात्रों की कठिनाइयों, विफलताओं और असफलताओं का पता लगाना। छात्रों को सीखने हेतु उपचारात्मक व्यवस्था प्रदान करना। शिक्षकों की कुशलता एवं सफलता का पता लगाना। अध्ययन अध्यापन को प्रभावशाली बनाना। सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मूल्यांकन दो प्रकार का होता है, सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन। तो देखिए सतत मूल्यांकन क्या होता है। इस मूल्यांकन द्वारा शिक्षार्थी का सर्वांगीण विकास होता है। यह निरंतर चलने वाला मूल्यांकन है। सतत का मतलब ही होता है जो कंटिन्यू चले, निरंतर। मूल्यांकन एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए शिक्षार्थी का मूल्यांकन भी निरंतर होना चाहिए। सतत मूल्यांकन भी देखिए 3 प्रकार का होता है, निदानात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन और संकलनात्मक मूल्यांकन। बस आप ध्यान से पढ़ते रहिए, आपका एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा और एग्जाम में आप बहुत अच्छे से करके आओगे। निदानात्मक मूल्यांकन क्या होता है, इसमें बच्चे के पिछड़ेपन का कारण पता किया जाता है, इसे ही निदानात्मक मूल्यांकन कहते हैं। इस मूल्यांकन में सर्वप्रथम कमियों का पता लगाया जाता है। देखिए निदान का मतलब होता है डायग्नोज करना, केवल पता लगाना कि कमी क्या है। उदाहरण के लिए क्या होता है, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वह सबसे पहले बीमारी का पता लगाता है, उसको डायग्नोज करवाता है, फिर उसका इलाज बताता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है, यह मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया के साथ साथ चलता है। इससे शिक्षक व बच्चों दोनों को फीडबैक मिलता है। इसका दूसरा नाम रूपात्मक मूल्यांकन भी है। इसमें ग्रेडिंग या रैंक नहीं दी जाती है, क्योंकि यह लगातार शिक्षण के साथ ही चलता रहता है। संकलनात्मक मूल्यांकन क्या होता है, यह मूल्यांकन सत्र के अंत में होता है। इसे योगात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। ये बहुत देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। संकलनात्मक मूल्यांकन को ही योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। इसमें ज्ञान की सीमा का पता लगाया जाता है कि बालक ने पूरे साल कितना सीखा। अब बात करते हैं उपचारात्मक मूल्यांकन क्या है। निदानात्मक मूल्यांकन के पश्चात उपचारात्मक मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है। देखिए जो कमियां पता लगाई जाती हैं निदान में, फिर उसके कारण को दूर करना ही उपचारात्मक मूल्यांकन है। ठीक। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विधियाँ क्या हैं। जब सतत और व्यापक मूल्यांकन किया जाता है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी विधियाँ हैं जिससे बालक के विकास और उसकी प्रगति का पता लगाया जाता है। निरीक्षण विधि, दत्त कार्य विधि, पोर्टफोलियो विधि, क्विज प्रतियोगिता, चेकलिस्ट, आवधिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा। मैंने आपसे प्रॉमिस किया है एक भी टॉपिक आपका नहीं छूटेगा, बस आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। ये विधियाँ हैं, इनमें से देखिए मैंने कोई भी विधि नहीं छोड़ी, हम सारी बारी बारी से पढ़ेंगे। इसमें से इंपॉर्टेंट है, जैसे पोर्टफोलियो हो गई, दत्त कार्य हो गई, चेकलिस्ट हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ।
तो पढ़ लेते हैं। देखिए दत्त कार्य विधि क्या है। इस विधि में शिक्षक विद्यार्थी को दत्त कार्य देता है, मतलब होमवर्क देता है। इससे बालकों में सृजनात्मकता, मौलिकता, संज्ञानात्मकता आदि गुणों का पता चलता है। यह विधि शिक्षार्थियों को सूचना, देखने, खोजने और विचारों का निर्माण करने में मदद करती है। देखिए जब एक टीचर, ध्यान से सुनिएगा, जब एक टीचर बच्चे को होमवर्क देता है तो सबसे पहले घर पे जाता है। वो क्या करता है, अगर जो चीज़ें उसे नहीं आती हैं वो अपने से जो बड़े होते हैं उनसे पूछता है या फिर स्वयं उसका उत्तर ढूंढने का प्रयास करता है। अपने वातावरण से करेगा, अपने दोस्तों से पूछेगा कि ये कैसे होगा। तो यहाँ पे शिक्षार्थी को सूचना, देखने, खोजने तथा विचारों का निर्माण करने में मदद मिलती है। पोर्टफोलियो विधि क्या है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है। पोर्टफोलियो एक प्रकार की फाइल होती है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से सुनिएगा। पोर्टफोलियो एक प्रकार की फाइल होती है। इसमें बच्चे की उपलब्धियों, प्रगति व कमियों को भी रखा जाता है। बच्चे से जुड़ी सभी जानकारियाँ पोर्टफोलियो में होती है। चेकलिस्ट विधि क्या है। इससे बालक के एक विशेष विषय की सूचना का पता चलता है। इसमें उत्तर हाँ अथवा ना में दिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें उत्तर हाँ या ना में दिया जाता है। वो विधि कौन सी है, चेकलिस्ट विधि है। आवधिक परीक्षा क्या होती है। यह अधिगम के दौरान होती है। इसमें तुरंत पता चलता है कि अधिगम सही हो रहा है अथवा नहीं। इसका उपयोग सतत मूल्यांकन के लिए किया जाता है। वार्षिक परीक्षा क्या होती है। यह सत्र समाप्ति के बाद होता है। यह व्यापक मूल्यांकन हेतु उपयोगी है। तो आज का वीडियो आपका यहीं पे फिनिश करते हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा, और अगर आप दोनों वीडियो देख लोगे तो इसके बाद आपको ईवीएस पेडागॉजी कहीं भी देखने की ज़रूरत नहीं है। और इतने कम टाइम में और इतना अच्छा टॉपिक, इतना अच्छा कंटेंट आपको शायद ही कोई दे। तो बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि कम टाइम में बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। थैंक यू।